हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू विस्डम क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर स्वास्तिका शर्मा और आप सभी का स्वागत है विस्डम क्लासेस में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पढ़ा था। में हमने ये देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या फीचर्स हैं, और इसके अलावा हमने देख लिया था दूसरी वीडियो में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी ऑर्गेनिज्म नाम कैसे रखते हैं साइंस में। तो ये दो चीजें हमने देख ली है 11th के टॉपिक में। नर्सिंग एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। आज हम एक और टॉपिक करेंगे, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। ये भी 11th क्लास का ही एक टॉपिक है, और क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक क्लियर है तो आगे की बायोलॉजी है वो आसान आएगी, यानी कि आगे की जो बायोलॉजी है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है जैसे घड़ी वगैरह चलाने के लिए हम बैटरी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आम भाषा में सेल कह देते हैं। पर वैसे ही जैसे घड़ी चलाने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इंसान की किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो भी एक चीज से बनी हुई होती है, उसका नाम होता है सेल। कई सारे सेल मिलके, कई सारे अलग अलग सेल मिलके एक पूरा शरीर बनाते हैं। इंसान का हो, जानवर का हो, पौधे का हो, पेड़ का हो, बैक्टीरिया का हो, फंगस का हो, सभी का। सेल एक ऐसी यूनिट है जिससे कि लाइफ बनती है। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि एक्चुअली लाइफ ओरिजिनेट होती है। एक सिंगल सेल भी खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है। बिल्कुल, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिंगल सेल, एक ही सेल होता है, पर फिर भी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीव होते हैं जिनकी जिंदगी है। तो सेल बेसिकली क्या होता है, ये घड़ी वाला सेल नहीं होता है, वैसा सेल नहीं होता है, दूसरे तरीके का सेल है। इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। पर सेल को हम बायोलॉजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का? इस चीज का मतलब क्या होता है जो हमने लिखा है। तो स्ट्रक्चरल यानी कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, यानी कि उसका मॉर्फोलॉजी या वो कैसा दिखता है। जैसे मैं इतनी बड़ी हूँ तो मेरे स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे बाल, मेरी आंखें, ये सब स्ट्रक्चर में आते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। तो स्ट्रक्चर के यूनिट भी सेल होता है, क्योंकि कई सारे सेल मिला के पूरी बॉडी बनाते हैं। और फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक सेल का जो छोटा सा फंक्शन होता है, वैसे कई सारे सेल मिलके फंक्शन करते हैं और हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। जैसे हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो ब्रेन का काम करते हैं। हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, वो लिवर का काम करते हैं। हमारी स्किन के सेल्स होते हैं, वो स्किन का काम करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर भी बनाता है एक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उसका शरीर भी बनाता है। और सेल फंक्शन भी करता है पूरी बॉडी का। कई सारे सेल्स मिलके एक साथ फंक्शन करते हैं, तब हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो इसीलिए सेल को बायोलॉजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका पहला जो एमसीक्यू है वो आ गया है यहाँ पे। पहला एमसीक्यू है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि शरीर की या लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो उसका आंसर होगा सेल। अब देखते हैं हम कि सेल एक्चुअली में क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है एक सेल का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे मानो कि एक सेल है, ये एक गोला बनाया है, इसको मैंने सेल बोल दिया है। सेल जो है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सिंगल सेल हम नेकेड आई से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है सिंगल सेल को देखने के लिए। पर मुझे देखिए, आप, मैं दिख रही हूँ आपको नेकेड आई से भी, तो मेरे में एक सेल नहीं है, मुझ में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल है, जब जाके मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। जो एक सिंगल सेल होता है वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। और जब कई सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमें ऐसे ही बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी दिखते हैं। तो क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को जब कई सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं?
जब कई सारे सेल्स, ये हर गोला एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, जब कई सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। एक सिंगल सेल हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हायर होता जाता है, जैसे एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है तो दिखाई नहीं देता है हमें। अब एनिमल्स ज्यादा डेवलप्ड है बैक्टीरिया से, तो एनिमल्स का सिंगल सेल से काम नहीं चलता है, उसमें कई सारे सेल का ग्रुप होना जरूरी है। जब कई सारे सेल का ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। ऐसे ही जब कई सारे टिश्यू का ग्रुप होता है, जैसे मैं इसे एक डब्बे से डिनोट कर देती हूँ, जब कई सारे टिश्यू का ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन। जैसे हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है और उसमें कई सारे ब्रेन से रिलेटेड टिश्यू हैं। हमारा लिवर एक ऑर्गन है और उसमें कई सारे लिवर से रिलेटेड एक टिश्यूज हैं। हमारा स्किन एक ऑर्गन है और उसमें काफी सारे स्किन से रिलेटेड टिश्यू हैं। ऐसे ही हमारा हार्ट एक ऑर्गन है तो उसमें हार्ट से रिलेटेड टिश्यू है। तो कई सारे सेल्स जब जुड़ते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं, कई सारे टिश्यू जब जुड़ते हैं तो उसे ऑर्गन कहते हैं, और कई सारे ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे थोड़ा बहुत पता होगा आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिससे कि हम सांस ले सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? लंग्स आता है, नोज आती है, ब्लड आता है, और भी आते हैं, ट्रेकिया आता है, ये सब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि लंग्स। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे जो ब्लड के सिस्टम को है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। इन सब के सिर्फ नाम सुनिए आप लोग, अगर मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, आर्टरीज हो गई, ये सब। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी का वेस्ट हटता है बॉडी से, उसमें क्या आता है? उसमें किडनीज आती है। ऐसे ही और भी है, जैसे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसमें क्या आएगा? ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ये सब आएगा। इस तरीके से एक सेल मिलके, कई सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं फाइनली आपकी बॉडी। जो बॉडी है वो क्या है? हमारी कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स का ग्रुप है। जैसे कि मैंने बताया कि एक इंसान है, उसमें क्या क्या होगा? नर्वस सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, स्केलेटल सिस्टम भी होगा, मस्कुलर सिस्टम भी होगा, काफी सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक पूरी बॉडी। तो ये है बेसिकली एक फ्लो चार्ट जिसमें हम देखते हैं कि एक सेल किस तरीके से पूरा शरीर बनाता है। अब क्योंकि हमने बोला सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो आप देख सकते हो कि एक सेल मिलके जो है बॉडी बना रहा है। एक सेल पहले छोटा ग्रुप बनाएगा, बड़ा, उससे बड़ा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और एक पूरी बॉडी बना देगा। तो इस तरीके से सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। तो अब हम देखेंगे कि सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या दिखेगा, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल की शेप क्या होगी। सेल की शेप कुछ भी हो सकती है। कुछ सेल की शेप ओवल होती है
कुछ सेल की शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कुछ सेल की कोई शेप नहीं भी हो सकती है। तो सेल की अलग अलग शेप होती है, ठीक है। कुछ सेल पिचके हुए होते हैं, कुछ सेल फ्लैट होते हैं, कुछ सेल बड़े बड़े होते हैं। सेल की अलग अलग शेप होती है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है सेल की शेप क्या हो सकती है, ओवल यानी अंडे जैसी, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कॉनकेव हो सकती है, कॉन्वेक्स हो सकती है, और भी अलग अलग, स्पाइरल हो सकती है, रिबन की जैसे हो सकती है। तो अलग अलग शेप्स होती है, ठीक है। सेल की साइज के बारे में बात करें, अभी हमने लिखा सेल की शेप के बारे में, अभी हमने देखा सेल की शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल की साइज के बारे में। सेल की साइज अलग अलग होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें सेल जो है माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, और ह्यूमंस की बात करें तो एक नर्व सेल 1 मीटर तक का भी हो सकता है। और सबसे बड़े सेल की बात करें तो सबसे बड़ा सेल जो है ऑस्ट्रिच एग, वो काफी बड़ा होता है, मीटर्स में होता है, बड़े सेंटीमीटर में 65 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यू आता है कि जो सेल की साइज है वो क्या होती है। सेल की साइज में अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं, अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो उसका नाम एक बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा होता है, जो कि बीमारी कराता है, वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बोलते हैं ना हम, कीटाणु, बीमारी कराने वाले, तो माइकोप्लाज्मा वही है। माइकोप्लाज्मा बीमारी कराने वाला बैक्टीरिया है, जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है, इससे छोटा कोई सेल नहीं होता। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है यानी कि सबसे बड़ा सेल जो है, तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, एग यानी अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है या ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो लार्जेस्ट सेल में हम क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रिच एग। अब ये भी आपके एमसीक्यू आता है, स्पेशली एमसीक्यू यहाँ से आता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। तो सेल बहुत छोटे भी हो सकते हैं जो माइक्रोस्कोप में ही दिखे, सेल बहुत लंबे भी हो सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है, हमें उसे माइक्रोस्कोप में देखने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऐसे भी दिखता है। यूजुअली अगर सिंगल सेल को देखना है तो माइक्रोस्कोप करना पड़ता है हमें। तो आप लोग ये एमसीक्यू देख लीजिए कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है और ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि क्या कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है एक सेल के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेल जो है किसी भी शेप का हो सकता है, तो हम यहाँ पे सेल को सर्कुलर शेप में बना रहे हैं, ओवल शेप में। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कैसे भी, पर सर्कल सबसे आसान है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी शेप में बना रही हूँ, ठीक है। अब सेल के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें होती है, वैसे ही सेल को फंक्शन करने के लिए भी काफी सारी चीजें लगती है, और उसमें काफी सारी चीजें होती है। तो ऐसा जैसे आपने बचपन में जेली खाई होगी, तो जेली क्या होता है, जेली डब्बे में आती है, जेली जिस डब्बे में डालो उसकी फॉर्म ले लेती है। वैसे ही सेल के अंदर भी एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर भी जेली जैसी चीज होती है, और सेल के अंदर ये जो जेली जैसी चीज होती है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे ये पूरी जेली जो है पूरे सेल में भरी हुई रहती है। इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर से बनाई है जेली, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आज हम सिर्फ बेसिक नाम जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनकी डिटेल्स जानेंगे।
साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ है। अब जेली है तो जेली को पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे जेली में, जैसा मैंने बताया कि अगर जेली को डब्बे में या थैली में नहीं डालो तो फैल जाती है, तो वैसे ही अगर साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको भी हमें बांध के रखना पड़ेगा सेल के अंदर। तो जो मेम्ब्रेन, जो चीज इस साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर बांध के रखती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये दिख रहा है ब्लैक कलर से जो आउटलाइन बनाई है मैंने, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसका मेजर काम यही है कि साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर बांध के रखे ताकि साइटोप्लाज्म बिखर ना जाए। तो ये क्या है? क्योंकि ये सेल में होती है इसलिए सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जैसी होती है, झिल्ली जैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसका काम है साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर बांध के रखना। ठीक है। अब कई बार इस सेल मेम्ब्रेन में, स्पेशली पौधों में, पौधों की अगर बात की जाए तो पौधों में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मोटी लेयर होती है जिसके कारण सेल की शेप मेंटेन रहती है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी और यूजुअली प्लांट्स में मिलती है। और भी डिटेल बताऊंगी मैं इसके बारे में आप सभी को, पर एक बार इंट्रोडक्शन के लिए समझिए। सेल वॉल, सेल की वॉल एनिमल्स में नहीं मिलती है, ये प्लांट्स में मिलती है और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है हमेशा ये सेल वॉल। इसके कारण से सेल की शेप मेंटेन रहती है, सेल की शेप बिगड़ती नहीं है। ठीक है, सेल वॉल। अब इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, जेली जैसा स्ट्रक्चर है। इस जेली के अंदर भी काफी सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि ये जो सेल है इसमें एनर्जी कौन बनाता है। हमारी बॉडी को फंक्शन, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब भी हम खाना खाते हैं वैसे ही सेल को काम करने के लिए क्योंकि सेल ही बॉडी बना रहा है तो सेल को काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कौन बनाता है सेल के अंदर? ये एनर्जी बनाता है एक स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा ऐसा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हुआ एनर्जी बनाना। अब इसके अलावा आपको पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन बनाना भी होगा, प्रोटीन बनाना होगा। तो सेल के पास भी प्रोटीन बनाने के लिए एक चीज होती है। सेल के पास भी प्रोटीन बनाने को जो है छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रही हूँ जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो कि सेल में प्रोटीन बनाने का काम करती है, इनको हम जानते हैं एक नाम से जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जिसका काम होता है सेल में प्रोटीन बनाना। ठीक है। अब राइबोसोम जो है या तो पूरे साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते रहे या फिर साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसपे राइबोसोम लोकेटेड होते हैं। जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही नहीं घूमते रहते हैं, वो यूजुअली एक जगह पे रहते हैं। राइबोसोम जिस जगह पे रहते हैं उसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऐसी होती है, ऐसी आधी तिरछी इस तरीके से।
ठीक है, ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हो। तो ये जहां पे राइबोसोम रहते हैं इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का इंग्लिश में मतलब भी होता है भूल भुलैया जैसी चीजें जो बहुत घिचपिच हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भूल भुलैया जैसी चीजें होती हैं जिन पे राइबोसोम्स रहते हैं। अब राइबोसोम्स के बाद जैसे कि इंसान के शरीर में एक दिमाग होता है जो कि पूरे शरीर को चलाता है, वैसे ही सेल के पास भी दिमाग होता है जो पूरे सेल को चलाता है। इस दिमाग को अगर इंसानों में बोलें तो इंसान के शरीर में को ब्रेन कहते हैं, पर सेल के शरीर में दिमाग को ब्रेन नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होगा आगे भी चल के पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियस जो सेल है उसका दिमाग है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे यहाँ पे सिर में रहता है, वैसे ही जो सेल है उसके दिमाग को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस का इसीलिए निक नेम होता है ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि वो सेल का दिमाग है और सेल के सब फंक्शंस रेगुलेट करता है। तो ये है न्यूक्लियस। जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है अलग से। जैसे आपको पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है उससे दिमाग अलग है, हर चीज जो बॉडी में जाती है वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती है। वैसे ही जो सेल है उसमें भी जो न्यूक्लियस है वो अलग है, अलग से बंद है। तो जिस मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस बंद है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की जैसी ही होती है, पर सेल मेम्ब्रेन सेल की होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जैसा कि मैंने बताया जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद रहता है। अब आती है सेल की सबसे मेन चीज, सेल की सबसे मेन चीज जिससे कि सब कुछ कंट्रोल होता है। हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, या हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे दिमाग की IQ क्या होगी, हम कैसे बोलते हैं, हम कितने लंबे होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर होती है। ये जितना भी जो भी कुछ हम में है, या इंसान में है, जानवर में है, या पौधों में है, उस सब की इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर होती है। जिस जगह पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये जो काले रंग से बनाए हैं मैंने, ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मेन चीज है सेल के पास, क्योंकि जैसा मैंने बताया सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी गड़बड़ हो गया तो हमारी सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हम जो है उससे बदल जाएंगे। तो जेनेटिक मटेरियल को देखो कितना संभाल के रखा है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को संभाल के रखा है ताकि जो है जेनेटिक मटेरियल को जल्दी से कोई नुकसान ना हो। अब आते हैं छोटी छोटी चीजों की तरफ जो हर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर, जैसे इंसानों का अलग अलग स्किन कलर होता है, और पौधों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों में एक और चीज होती है, एक और स्ट्रक्चर होता है पौधों में जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण से पौधे जो हैं वो हरे रंग के होते हैं। ऐसे ही जो और चीजें हैं जैसे टमाटर है वो लाल होते हैं, तो ऐसे और भी कई ऑर्गेनलीज या स्ट्रक्चर होते हैं सेल में जिसके कारण से उस पर्टिकुलर पौधे का रंग आता है। तो ये सब हो गए हमारे मेजर चीजें जो सेल में होती है। अब एक चीज और जो सेल में होती है सभी ऑर्गेनिज्म में,
यूजुअली ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, इसके एक्सेप्शंस मैं बताऊंगी आपको क्या है, किसमें, बैक्टीरिया में क्या होता है, इंसान में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ नाम बताना चाहती हूँ मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनेलीज के अलग अलग स्ट्रक्चर्स। तो एक चीज और होती है, सेल के पास खुद का एक मूवर्स एंड पैकर्स का स्ट्रक्चर होता है। जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो हमें पैकर्स एंड मूवर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारा सामान पैक करेगा, ट्रक में भरेगा और दूसरी जगह पहुंचाएगा। वैसे ही सेल के पास अपना एक पैकेजिंग का सिस्टम है ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल तक सामान पहुंचा सके। इस पैकेजिंग सिस्टम को हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। इस पैकेजिंग सिस्टम को हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का काम ही यही होता है, चीजों को पैक करना और इधर से उधर करना, आसानी से ट्रांसपोर्ट करना। तो हमने देखा मेजर चीजें जो किसी ऑर्गेनिज्म में होती है, और इन सभी के नाम देखे, और ये जितने भी नाम लिखे हैं आपके स्क्रीन पे, जिनको मैं स्ट्रक्चर्स कह के बुला रही हूँ बार बार, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल ऑर्गेनली है। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल ऑर्गेनली है। डीएनए क्या है? सेल ऑर्गेनली। सेल के स्ट्रक्चर्स को हम ये नहीं बोल सकते ये सेल का स्ट्रक्चर, वो सेल का स्ट्रक्चर, हम इनको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, सेल ऑर्गेनली। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हमने सभी सेल ऑर्गेनलीज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा। अगली वीडियो में हम जो है एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनलीज को डेप्थ में समझेंगे। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी से चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का नाम है सेल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम जो है बाकी चीजों की तरफ चलेंगे, से क्लासिफिकेशन। तो आज हमने इतना किया, नेक्स्ट क्लास में हम हर ऑर्गेनली को डेप्थ में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में ही। थैंक यू एवरीवन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।